अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारी बिटियां हैं, इनका नाम है अनम। हाँ, तो मेरा जो इनसे ताल्लुक़ है वो ये है कि इनके वालिद साहब मरहूम जो है वो हमारे दोस्त थे बहुत। और यहाँ बहावलपुर में शुरू के वो लोग जिन्होंने अल्ट्रासाउंड शुरू की तो वो उसमें थे डॉक्टर निसार साहब मरहूम। अच्छा, और इनकी वालदा जो थी वो कॉलेज में पढ़ाती थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी इनकी। और इन्होंने MD कैट का इम्तिहान दिया और ये डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि उनके अब्बा भी डॉक्टर थे। तो MD कैट में इनको दाखिला नहीं मिला और MBBS नहीं किया। तो हम सब ने मशवरा दिया और इन्होंने भी अकल की। इन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि नर्सिंग में दाखिला ले लिया जाए, तो इन्होंने नर्सिंग में दाखिला लिया। और जब इन्होंने नर्सिंग की तो चूँकि ये पढ़ाई में बहुत टॉप वगैरह करती थी तो इन्होंने बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनके जहन में ख्याल आया कि मुझे CSS करना चाहिए। तो ये आज बहुत कई माह के बाद मुझसे मिलने के लिए आई हैं। ये आती होती हैं 6-7-8 महीने के बाद कभी, क्योंकि बिजी थी। तो अभी इनका CSS का एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक तो सब लोगों को बता सकूं कि हर वो शख्स जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे MBBS किया हुआ है, चाहे नर्सिंग की हुई है, चाहे BDS किया हुआ है, थोड़ा जोर से बोलिएगा जरा। BDS किया हो, फिजियोथेरेपी का आपने भी किया हो, लेकिन बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो CSS दे सकते हैं। तो इन्होंने CSS का एग्जाम दिया है और अभी आप दे रही हैं PMS दे रही हैं। वो PM से क्या होता है? पंजाब प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। अच्छा, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। तो ये सारे मतलब है वो अफसर ही बनते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाते हैं। जबकि CSS का फिर स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा होता है, जिसमें वो फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा, तो अनम आप थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि आवाज भी सही आए। आप अपना एक पूरा जर्नी बताएं कि आपने ये कैसे शुरू किया, कैसे किया और क्या एडवाइस है, कौन कर सकता है, कितना पढ़ना पड़ता है, पहले कितना मेंटल लेवल होना चाहिए, अपना तजुर्बा बताएं। मेरा नाम अनम निसार है और मैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स ICU विक्टोरिया हॉस्पिटल मेन ICU में एज अ चाइल्ड नर्स काम करती हूँ। CSS का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसके लिए आपका जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक बैकग्राउंड है, वो इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि CSS के अंदर आपके पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपके 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें से आपने अपने मोड ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है। प्लस ये कि CSS का जो जर्नी है ये ना सिर्फ नॉलेजेबल है बल्कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी होता है। इसके लिए आप अगर बहुत ज़्यादा स्टूडियस हैं तो आप इसको 3 मंथ में भी कर सकते हैं। और 3 मंथ से, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये डिफर करता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं, लाइक आप थ्योरेटिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी पिक कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप इसको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में कवर कर सकते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं? कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हमारे पास नंबर 1 पे आता है इंग्लिश एस्से 100 मार्क्स। इंग्लिश एस्से 100 मार्क्स का होता है। ओके। उसके बाद हमारे पास आता अच्छा, है, एक मिनट यहाँ रुकिए। इंग्लिश एस्से 100 मार्क्स का करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो आपका बुनियादी तौर पे अपनी एक तबीयत होती है ना कि आप लिटरेरी तबीयत के हैं जी, लेकिन तैयारी में क्या करना पड़ता है? तैयारी में ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक सोशियोलॉजी, जनरल स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है। सब्जेक्ट्स की तो एक बहुत लंबी लिस्ट आती है इसके अंदर, अराउंड अबाउट 30 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल में से। वो अच्छा। अकॉर्डिंग वो फिर हर नहीं, जो कंपल्सरी थे एक इंग्लिश था। इंग्लिश जी। अच्छा, उसकी मैं पूछ रहा हूँ तैयारी कैसे करते हैं, क्या पढ़ते हैं उसके? इंग्लिश एस्से में आपकी एस्से तैयारी नहीं है, लेकिन आपको डेली के जो अपडेट्स आ रही हैं, डेली की वेबसाइट्स हैं कुछ, उनके जरिए आपको डाटा कलेक्ट करना होता है। ओके। उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ यही होती है कि हमें न्यूमेरिकल डाटा भी मालूम हो, करंट स्टैटिस्टिक्स हमें मालूम हो, फॉर एग्जांपल कितनी पॉपुलेशन है, या जैसे अभी रिसेंट जो इश्यूज चल रहे हैं। न्यूमेरिकल डाटा वो होता है जिसमें कोई नंबर हो, यानी मोर्टिलिटी रेट कितना है, मॉर्बिडिटी रेट कितना है, फला मुल्क का जो है GDP कितना है, इसको न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो सेमेंटिक डाटा होता है, जो कि एक जो डाटा जो है वाकयात के बारे में होता है कि फला यूं हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर प्लस ये कि इसमें आपने मतलब एक समझ जिसे हम कहते हैं कि लकीर का फकीर या
रटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट को अपना बताना चाहिए कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, उसमें आपके पास फ्री चॉइस होती है कि आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, आप अपनी राय दें कि मैं इस तरह इस सारे सिस्टम में ये चीज़ चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरे मुताबिक ये होना चाहिए। क्योंकि ऐसे के अंदर नॉट ओनली कि हम जिस तरह स्टूडेंट तो इसका मतलब है कि जो CSS देता है उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब वो बोलने वाली इंग्लिश भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उसकी राइटिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो इसकी वो प्रैक्टिस करे। और अच्छा, इसका मतलब है मुख्तलिफ वो नावल पढ़े, मुख्तलिफ जो कंटेम्प्रेरी अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ लिटरेचर है वो पढ़े, वो भी पढ़े, और दूसरा आप क्या बता रही हैं कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन आती रहती है वो पढ़े। जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट ये हो गया, और दूसरा सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास प्रेसी एंड कंपोजिशन। प्रेसी एंड कंपोजिशन, अच्छा वो क्या है? उसके अंदर आपको एक उर्दू में पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। उसके लिए आपको ज़्यादातर इडियोमैटिक टर्म्स यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जितना आपका प्रेसी जो है वो कंपोजिट होगा उतना ही उसको आप वेल एक्सप्लेनेटरी होगा, उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपके प्रेसी को। और ये उस तरह का प्रेसी नहीं होता जिस तरह का हम BA वगैरह में पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा लेवल आ नहीं होता, ये थोड़ा एक लेवल में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उसमें सेम चीज़ होती है कि आपने कुछ वो इडियम्स हैं उनको यूज़ करना है, पेरो वर्ड हैं, यानी जो आपने एक तरह की लिटरेरी लैंग्वेज यूज करनी है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करनी है, बोथ क्योंकि जो राइटिंग होती है ना ये कई किस्म की होती है। एक को कहते हैं एनेक्डोटल राइटिंग, एक कहते हैं साइंटिफिक राइटिंग, एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग, और एक को हम कहते हैं लिटरेरी राइटिंग। क्योंकि अब इसमें हमारा ऐसे भी जो है वो भी हमने, एक होता है कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ऐसे को अपने मुताबिक लिखेंगे, और जब आप अपने मुताबिक उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, आप अपनी तरफ से लाइफ जो आपने आंखों से कुछ हालात देखे हैं वो रिलेट करते जाएंगे ऐसे के अंदर के देखें उम्मीद पे दुनिया कायम है, फेथ इज द ग्रेटेस्ट ड्राइवर। आपका टॉपिक ये था, मेरा टॉपिक था फेथ इज द ग्रेटेस्ट ड्राइवर ऑन दिस अर्थ। आप इसके साथ चीजें रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। आप अच्छा, ये दूसरा हो गया, और क्या तीसरा? थर्ड नंबर पे इस्लामियात कंपलसरी, अच्छा। उसका भी एक गिवन सिलेबस है, वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो उसको तो हिस्ट्री होगी सारी उसमें इस्लामियात में, हाँ जी हिस्ट्री भी होगी, अकायद भी होंगे, जी, हदीस का भी, कुरान का, अच्छा चलो सल्लल्लाहु की जिंदगी के तमाम वाकयात जो हम वो उर्दू में लिखते हैं या इंग्लिश में? आपकी चॉइस है। मैंने इंग्लिश में किया था, हाँ। मुझे इजी था क्योंकि तमाम पेपर इंग्लिश में थे। अब अच्छा। एक पेपर आप आउट होता भी जाके करते हैं, तो तीसरा इस्लामियात, और इस्लामियात का। फोर्थ पे आता है हमारा पाक अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स जी। अब ये पाकि स्टडीज से डिफरेंट होता है, ओके। इसमें हमने ये नहीं देखना है कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, मतलब वो होता है लेकिन 10 to 20%। पाक अफेयर मींस फॉर एग्जांपल, अब उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, 5वां हो के ना हो, ओके। एक क्वेश्चन था 24 में। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बारे में जो आपका विजन है पाकिस्तान, वो आपके और प्लस करंट आपके पास होना चाहिए, जी। पाक अफेयर वाहिद पेपर है, इसमें आप हिस्ट्री भी लेंगे, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल भी लेंगे, जियोग्राफी भी लेंगे, वो लेंगे, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन आपको तहरीक आज़ादी का भी पता होना चाहिए, हाँ, उससे पहले हिस्ट्री ऑफ होल हिंदुस्तान पता होनी चाहिए, और आइंदा के लिए क्या हमारे रिलेशनशिप चाइना से कैसे हैं, अमेरिका से कैसे हैं, रीजनल रिलेशन कैसे हैं। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था सीपैक पे, वो किसी भी हवाले से आ जाता था, नॉट ओनली पाक अफेयर, इवन के करंट अफेयर में भी आता था, ओके, ऐसे में भी आता होता था कि सीपैक क्या है और इसके बारे में। अच्छा, ये हो गया, 4 हो गए, 5वां 4 हो गए। 5वें नंबर पे आ जाता है हमारे पास करंट अफेयर्स, करंट अफेयर, जी। हाँ, और इसके बाद फिर ऑप्शनल्स हैं। ऑप्शन कितने लेने होते हैं? 6। तो आपके क्या ऑप्शनल थे, मुझे अंदाजा हो जाए? मेरे ऑप्शनल थे इंटरनेशनल रिलेशन, 200 मार्क्स का था, ठीक। IR, क्योंकि ये करंट अफेयर के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है, 200 मार्क्स का IR। उसके बाद जेंडर स्टडीज, क्योंकि बीइंग वुमेन, वो कहते हैं आप जेंडर स्टडीज एक कंफर्म आप एक फीमेल बन जाएं, आपने मेल की बात ही नहीं करनी। अच्छा। और जेंडर स्टडीज का फार्मूला यही है कि आपने हमेशा यही साबित करना है औरतें बहुत मजलूम होती हैं। अच्छा। उसमें आपने वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ना होता है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फीमेल के क्या राइट्स हैं, और फिर उसके अंदर कुछ हमें ये हिस्ट्रीज देनी है, मतलब ये आपका आ जाता है केस स्टडी आ जाती है, जैसे मुख्तार माई हो गया, और 1-2 केसेस जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, वो फिर वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसके बाद सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आता है क्रिमिनोलॉजी, 100 मार्क्स। क्रिमिनोलॉजी बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, उसके 4 पोर्शंस बने हुए हैं क्रिमिनोलॉजी के, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्राइम रेट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास आया है सोशियोलॉजी था सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी में आपके डेली रोजमर्रा के वाकयात होते हैं, सोशियोलॉजी में आपकी सोसाइटी किस तरह बिलोंग कर रही है, आप सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज वगैरह होती है, क्योंकि सोशियोलॉजी, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी बेसिकली ये तीनों कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। सही है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन 200 मार्क्स का और प्लस करंट अफेयर ओवरलैप करते हैं।
और आफ्टर ऑल होता ये है कि ये सारे सब्जेक्ट मिलके हमें ऐसे में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लिंक करना होता है। सही। तो इस तरह से तो जो सबसे मेन चीज होती है वो ऐसे होता है, मेन चीज ऐसे होता है, जो कि 2500 से लफ्जों का होता है, 2500 to 3000 वर्ड्स का आपको वो लिखना होता मार्जिन है, देते और हैं। वो एक मेन होता है जो आपकी जो वो पूरी आपकी पूरी इनसाइट बता रही पर्सनैलिटी को होती है। शो कर रहा होता है, आपने उसका सही। एक पूरा तो जब आप ये थ्योरी में पास हो जाते हैं फिर क्या होता है? थ्योरी में पास होते हैं, उसके इंटरव्यू। बाद हमारा होता है वाइवा इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है, वाइवा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर साइकोलॉजिकली और फिर बाकी चीजें सारी जिसमें आपका एप्टीट्यूड कर दिया जाता है। तो बहरहाल मैंने अनम से इसलिए रिक्वेस्ट की थी, ये आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए, कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जी CSS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस सिलसिले में मेरा अपना एक ख्याल है, वो उसको तो मैं खैर पीछे रखता हूँ, लेकिन वो लोग जो CSS करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गवर्नेंस कर सकें कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में जो गैप्स हैं वो पूरे हो सकें, क्योंकि आखिर हमें ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, और हमें चाहिए हमारे फॉरेन सर्विसेज के वो लोग चाहिए जो कॉम्पिटेंट है। तो अनम की तरह के और जो बच्चे हैं वो इसमें सारे इंशाल्लाह आगे जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो तरक्की करेंगे। अच्छा, एक ना जनरल सवाल है कि अब ज़ाहिर है मैंने आपको ये सवाल बताया तो नहीं हुआ, तो आप इसका जवाब पहले से सोचा तो नहीं होगा, तो जो भी बताएंगी आप, जो वाकई आपके दिल में होगा वही बताएंगी। जनरल एक तासुर होता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर एक खामखा की अकड़ होती है, जी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अब इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। और अगर वो बिला वजह करते हैं, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट सारे एक जैसे होते हैं, ऑल डिपार्टमेंट आर सेम, कोई भी वेरी नहीं करता, ना ही मेरा ख्याल है कि स्केल टू स्केल वेरी करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो किसी अपने डोमेस्टिक इशू की वजह से भी बाहर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सम टाइम बिहेव करते हों, या हमें कई दफ़ा इस तरह होता है कि हाँ हम इनके पास गए, हमने काम कहा, आगे से हमें डांट पड़ गई, लेकिन होना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बस कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ना ट्रेडिशन बन गई है, जब से पाकिस्तान बना, तो उससे पहले अंग्रेज जो थे ब्यूरोक्रेट्स थे, तो वो उस वक्त उनका जो मंशा कुछ और थी, उन्हें एक गुलाम कौम को कंट्रोल करना था, तो कहीं वो वाले जो असरात हैं ना, वो गोरा साहब वाले, वो उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे आप जैसे लोग अब आएंगे, और जो लोग जो है जो वाकई दर्द दिल रखते हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ कि आप वाकई एक पूरे जज्बे के साथ आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो भाई यही एक मैसेज था आपके लिए कि अगर आप एक नर्स हैं, आप एक डॉक्टर हैं MBBS, या BDS हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या मेडिकल टेक्नोलॉजीज भी आपने की हुई हैं, हेल्थ से मुतल्लिक आप प्रोफेशंस के हैं, तो अच्छा ये एक बात मुख्तसर सा बताइए, ये है तो वैसे फजूल सा सवाल, कि कितने महीने टिक के बंदा बैठ जाए एक सुई के साथ, सुबह से 6 महीने? 6 मंथ आर एनफ, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट है, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा, उन्होंने BS बॉटनी किया था, और जस्ट 6 मंथ डेडिकेटेड स्टडी थी, 6 मंथ। वैसे तो बेसिकली आप 8 to 10 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर आप कोई और भी काम कर रहे आप हो 16 आवर्स भी स्टडी करें ड्यूटी के तो साथ। आप तो जॉब कर रही थी, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में भी रही हैं, लेकिन ये ICU की बहुत अच्छी हमारी जो है नर्स हैं, मतलब वेरी ट्रेन्ड नर्स हैं, और ये बच्चों के ICU में जी जिसको निकू कहते हैं उसमें भी काम करती रही हैं। और जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में होता था तो ज़ाहिर है मेरी तो खैर ये यानी एक तरह की बेटी भतीजी इसी तरह से मेरा इनके साथ ताल्लुक़ था, तो मैं इनको जानता हूँ, तो ये उसमें भी अपने फील्ड में भी कॉम्पिटेंट यानी समझी जाती हैं। तो फिर आपने क्यों सोचा कि ये स्विच करें? आपको लगा कि स्टेटस अपडेट होगा इसके साथ? मेरा स्विच करने का मेन ऐसे सच तो ये भी था कि साथ साथ नॉलेज एक्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि मैं एक ब्रैकेट में लाई कर रही थी और ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सर्विस तो ऑलरेडी मिली है, तो बचपन से मेरे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी ड्यू टू न्यूज़पेपर। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में ये बचपन से देखा करती थी, जो मुझे अच्छा इसलिए लगता था, मैं ये सोचा करती थी कि ये हर साल इसका एग्जाम आ जाता है, और पुराने ज़माने में तो इतना मसला नहीं था, अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब लास्ट टाइम अभी 60,000 राउंड अबाउट थी। फिर अब MPT भी आ चुका है, पहले MPT नहीं होता था। MPT क्या? MPT है आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, उसके वो आप क्लियर करते हैं तो फिर 200 मार्क्स का होता है, उसमें से आपने 66 मार्क्स आपके मैंडेटरी है, आपने वो किया तो फिर आपने वो मैंने दिया, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे नॉन सीरियस होते हैं, तो उसको फिर फिल्टर कर लेते हैं। हाँ, अब वो उन्होंने तकरीबन ये मेरा ख्याल है कि 3rd टाइम ऐसा हुआ है, 2022 से ये स्टार्ट होता है, 22, 23, 24, अभी 3rd टाइम हुआ। MPT मैंडेटरी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट MPT में अपेयर नहीं होते, अगर होते हैं तो वो
फेल हो जाते हैं, लेकिन वही बच्चा फिर आगे जाएगा रिटर्न पार्ट की तरफ और फर्दर प्रोसेस उसी का ही होगा। मुझे इस अनम के सिलसिले में इतना मुझे मालूम है कि इसने कहा कि अगर मुझे हो गया तो जबरदस्त है, इसको मैं अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी समझूंगी, अगर नहीं हुआ तो मेरा एक प्रोफेशन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।